नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन माहिर आज़ाद। आज़ाद साहब, आमने सामने में आपका स्वागत। आज़ाद साहब, आपने कुछ ही दिन पहले माइनॉरिटी कमीशन का भार संभाला है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, गोपालगढ़ जैसा इंसिडेंट वापस ना हो, आप क्या रिकमेंडेशंस देंगे स्टेट गवर्नमेंट को? पहला सवाल एक बहुत करंट इशू पर पूछा है और सही आदमी से पूछा है, क्योंकि मैं गोपालगढ़ से 10 साल एमएलए रहा हूँ। गोपालगढ़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रही। वहाँ बरसों से लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते आए हैं, लेकिन एक ज़मीन के विवाद को लेकर एक हादसा पेश हो गया। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। लेकिन 14 तारीख के इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरीके से काबू कर लिया। 14 तारीख के बाद कहीं भी किसी की ज़रा खरोच भी नहीं आई। ये ज़रूर है कि उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई, जो लोग घायल हुए, जिन लोगों का माली नुकसान हुआ, वो सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। ये हिंदुस्तान में पहला मौका है जहां गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर कलेक्टर और एसपी जैसे हायर पोस्ट के लोगों को सस्पेंड करने का काम किया है और दूसरी जगह हटा देते हैं। एक जगह से हटा के दूसरी जगह एसपी लगा दे, कलेक्टर लगा दे, फर्क नहीं पड़ता। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई। इसलिए अब और दूसरी जगह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खुद चौकन्ने हो गए हैं और सरकार ने भी उनको चाक चौबंद कर दिया है। अब तो होम डिपार्टमेंट स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास ले लिया है और अभी परसों ही उन्होंने सारे आला अधिकारियों की मीटिंग ली है। इसलिए निर्देश दे दिए गए कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी वहाँ 2-3 बार जाकर के आया हूँ और वहाँ जो लोग हलाक हुए उनके एक एक के घर भी गया हूँ और बराबर संपर्क में रहता हूँ। कल रात को भी मैं भरतपुर था। मैंने वहाँ के आईजी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों से मौजूदा हालात के बारे में जानकारी ली। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के जो चेयरपर्सन हैं हबीबुल्ला जी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी स्टेट गवर्नमेंट को कि भरतपुर के आसपास के जो भी ये कम्युनिटी टेंस एरियाज अभी फिलहाल हैं, यहाँ पे पुलिस से कम उनके ऑटोमेटिक वेपन्स और एसएलआर्स, सेल्फ लोडिंग राइफल्स विड्रॉ कर ली जाएं। क्या ये हो चुका है? देखिए, ये नई बात नहीं है। जहाँ कहीं भी इस तरीके की घटना होती है, मांडल भीलवाड़ा में हुआ तो भी आसींद के, जहाजपुर के आसपास के इलाकों के लिए गए थे। उन हथियारों का आजकल क्या है, वेरिफिकेशन या नवीनीकरण जब किया जाता है तो वो लोकल थाने की रिपोर्ट के वो हथियार थाने वाले जमा करें और वो उसको चेक करके वेरीफाई करें और फिर रिपोर्ट भेजें। तो उन थाने के जो संबंधित थाने हैं, जुरेरा है, कामा है, पहाड़ी है, नगर है, गोपालगढ़ है, वहाँ ये इंस्ट्रक्शन दे दी। उन्होंने हथियार मंगा के अपने पास रख लिए और अभी उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है, तो हथियार जो है वो पुलिस कस्टडी में आ गए हैं। एक और रिकमेंडेशन थी कि जो मेवाट बोर्ड है, जो फिलहाल डिफंक्ट है, कामयाबी नहीं कर रहा है, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, मेवात विकास बोर्ड जो बना ये हरियाणा के पैटर्न पर बना और मेवात विकास बोर्ड में कोई प्राइवेट मेंबर तो होता नहीं है। उसका चेयरमैन जरूर जो है पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हुए। पिछली गवर्नमेंट से प्राइवेट आदमी को उसका चेयरमैन बनाया गया। नसरू खान जी पहले उसके चेयरमैन थे। उसके जो मेंबर होते हैं वो अलवर भरतपुर के जिला कलेक्टर, वहाँ के एमपी, जिला प्रमुख और जो 12 असेंबली सेगमेंट हैं जहाँ 25% से ज़्यादा मेव पॉपुलेशन है, वहाँ के एमएलए उसके मेवात विकास बोर्ड के मेंबर होते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको पता है कि मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग बन गया है। अब हज कमेटी, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम और मेवात विकास बोर्ड भी जल्दी राजस्थान सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री जी इस संबंध में पहल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बोर्ड अगर पहले बन गए होते, ये कमीशन पहले बन गया होता तो गोपालगढ़ जैसा इंसिडेंट नहीं होता? देखिए, बोर्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेवात विकास बोर्ड हुआ होता या नहीं होता, वहाँ की एमएलए तो जायदा जी हैं, गोपालगढ़ की, कामा की। ये तो एक जमीन को लेकर के विवाद था और उस पर अतिक्रमणियों को हटाने या कब्जा करने के लिए 2 वर्ग आमने सामने हो गए और उनमें समय रहते समझाइश नहीं हो पाई। समझाइश हो भी गई थी एक बार, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता आए और उन्होंने एक अफवाह फैलाने का काम किया कि वहाँ मस्जिद से गोली चल रही है और इतने गुजर मर गए हैं। आप कह रहे हैं कि गोपालगढ़ का इंसिडेंट बीजेपी की वजह से हुआ? बीजेपी की वजह से नहीं हुआ। बीजेपी के नेता, जिला अध्यक्ष, उसके दूसरे नेताओं ने आकर वहाँ जो मिस इन्फॉर्मेशन दी, उससे लोग एकदम से जो भागे, भगदड़ मची, हंगामा हुआ।
उससे इसका कारण बना। हबीबुल्ला जी ने एक और रिकमेंडेशन दी है, तीसरी जो एक बहुत मेन है कि कब्रिस्तान की दूसरी जमीन वहाँ पे मेयो मुस्लिम्स को दे दी जाए। क्या हम वो कर चुके हैं? वो सरकार ने कर दी उस संबंध में कार्रवाई। तो हम उम्मीद कर सकते हैं दोबारा ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ जी। आपको लगता है, क्योंकि आम आदमी जो है, खास करके जो माइनॉरिटीज हैं, उनको ऐसा लगता है कि सरकार शायद पूरी तरह हमारे साथ नहीं है, तो हम ऐसे कुछ कदम उठा रहे हैं कि उनके सरकार के ऊपर विश्वास बढ़े? देखिए, आप सही कह रही हैं। अक़लियत के लोग हमेशा अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करते हैं और उनमें ये भावना रहती है कि हमको 2M दर्जे का, दूसरे नंबर का नागरिक समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में अक़लियत के लोग जितने महफूज हैं, सुरक्षित हैं, इतने दूसरी सरकार में हो नहीं सकते। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में एक घटना हुई, गुजरात इंसिडेंट को लेकर, तब कुछ लोगों ने कहा कि राजस्थान को भी हम गुजरात बना देंगे। तो यही मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने पूरे राजस्थान की जो बॉर्डर गुजरात से लगी हुई है डूंगरपुर बांसवाड़ा की, उसको सीज कर दिया और यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा दी, इसको गुजरात नहीं बनने दिया। दूसरा इंसिडेंट ये है कि जब विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने त्रिशूल बांटने के नाम पर राजस्थान की कौमी एकता को खराब करने की कोशिश की, तब भी यही अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उनको अरेस्ट करके अजमेर की जेल में डाल दिया था। इसलिए मैं फिर राजस्थान सरकार के नुमाइंदा होने और माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन होने के नाते राजस्थान के आम अक़लियत के लोगों को ये एश्योर करना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि वो पूर्णतः सुरक्षित हैं, उनके साथ किसी तरीके की भावना इस तरीके की नहीं उनके मन में रखनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं माहिर आजाद के साथ आमने सामने, देखते रहिए। सरपंच जी, नरेगा में गाँव में तालाब नाली तो खूब खुद गए, लेकिन अपने खेतों में भी तो सुधार के काम होने चाहिए। अरे भाई, सरकार ने अब हमारी बात सुन ली है। अब नरेगा में अपना खेत और अपना काम चालू कर दिया है। अपना खेत और अपना काम, ये क्या है? जरा खुल के बताइए। अरे भाई, नरेगा में अब हमारे खेतों की भी काया पलट होगी। सभी SC, ST और BPL परिवारों के खेतों पर खेत तराई बनाने, बंजर भूमि पर मिट्टी डालकर उसे उपजाऊ बनाने, मेड़बंदी और कटाव दूर करने, भूमि को समतल बनाने जैसे खुद के लाभ के काम भी करवाए जा सकते हैं। अच्छा, और खेत के चारों तरफ पेड़ लगाने और कच्चे धुरों को पक्का बनाने के काम भी करवाए जा सकते हैं। और इन कामों के लिए हमें पैसे कितने मिलेंगे? देखो भाई, अपना खेत और अपना काम योजना में प्रति परिवार नरेगा में 1.5 लाख रुपए की सीमा तक काम करवाए जा सकते हैं और इसमें से 60,000 रुपए की राशि निर्माण सामग्री में खर्च की जा सकती है। मैं तो अपने खेत में खेत तराई बनाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ग्राम सभा में नामजद प्रस्ताव लाना पड़ेगा और अपने काम के लिए नरेगा की वार्षिक योजना में इसे शामिल करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखो, तुम्हें भी खेत पर काम करना पड़ेगा। तब तो हम ग्राम सभा जरूर जाएंगे और अपने काम को नामजद कराएंगे। सॉफ्ट हील ले आना। सॉफ्ट हील, सॉफ्ट हील। यस सर। सॉफ्ट। क्या? सॉफ्ट हील, सॉफ्ट हील। फटीडिया बनाए सॉफ्ट और मुलायम। सॉफ्ट हील, सॉफ्ट हील। क्या आप जानते हैं, पिछले वर्ष 85 लाख से भी अधिक शिशुओं का जन्म अस्पताल में हुआ। इसकी क्या वजह है? साफ सुथरा माहौल, प्रशिक्षित डॉक्टर या आधुनिक उपकरण? अपने होने वाले बच्चे का जन्म अस्पताल में ही कराइए और इन सब का फायदा उठाइए। अस्पताल में प्रसूति यानी माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित। SI Metal. Log on to know us. अरे शामू, कल गया था वहाँ? अरे भाई। हाँ गया था, करवा ली मैंने नसबंदी। ना कोई चीरा, ना टाका, ना परेशानी, बस आधे घंटे में घर चलते बने। तो आराम करता 2-4 दिन। अरे तो कोई कमजोरी थोड़ी है, बस भारी काम नहीं करना हफ्ते भर तक। अरे काम से तो तू वैसे भी गया है। अरे क्या बात करता है, इससे मर्दानगी में कोई कमी नहीं आती और ताकत भी कम नहीं होती। बीवी ज्यादा खुश है, कहती है बच्चा ठहरने की चिंता से मुक्ति। पति नंबर 1 कहती है मुझे।
नसबंदी का कमाल, जीवन बने खुशहाल। आज ही निकट के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। ये है प्रेम कुमार जी का घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने से पहले पंखे, एसी, लाइट्स सबका इस्तेमाल जमकर करते थे। बिजली की उन्हें चिंता नहीं थी क्योंकि वो बिजली चोरी करते थे। और अब ये है प्रेम कुमार जी का वो ही घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने के बाद और तो और यहाँ उनसे कोई प्रेम से भी नहीं बोलता। ओफो, इस बिजली का कुछ करते क्यों नहीं? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं माहिर आजाद। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एक बात रखी है, मॉडर्नाइजिंग मदरसा एजुकेशन। उसके कुछ सेलियंट फीचर्स हमें बताइए। जो मदरसों की बिल्डिंग ठीक नहीं है उनकी बिल्डिंग के रखरखाव के लिए 4,500 रुपये महीना मदरसा बोर्ड की तरफ से, जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम से आ रहा है, उसमें दिया जा रहा है। क्योंकि पहले मदरसे मस्जिदों में और मदरसों के उसमें चलते थे, अब खुद अपनी भी बिल्डिंग बनाने लगे हैं जगह लेकर के, इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया जा रहा है। कंप्यूटर दिए जा रहे हैं काफ़ी मदरसों में, तो उसके लिए कंप्यूटर के लिए जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि धूल नहीं जाए, धुआं नहीं जाए और दूसरी चीज़ नहीं जाए, तो वो मदरसों को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। कंप्यूटर काफ़ी दे दिए गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटरों की अभी भर्ती भी की गई है। और जहाँ भी मदरसे से कंप्यूटर मांगेंगे, मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर दिए जाएंगे। सेंटर ने ये कहा है कि सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी अगर उर्दू लैंग्वेज की टीचर्स, जहाँ पर 1/4 से ज़्यादा बच्चे होंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो हमने कोई शॉर्टलिस्ट करे हैं ऐसे स्कूल्स या एरियाज? बिल्कुल, स्कूल छाट लिए गए हैं जी, हर जगह प्राइमरी और मिडिल स्कूल छाट लिए गए हैं। और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें भी हमारे यहाँ 3rd लैंग्वेज में ऑप्शन है कि संस्कृत लें, कि पंजाबी लें, कि सिंधी लें, उर्दू लें। तो वहाँ भी जहाँ उर्दू के 20 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहेंगे, वहाँ सरकार का पहले से नियम बना हुआ है कि वहाँ उर्दू टीचर का माकूल इंतजाम किया जाएगा और उर्दू पढ़ाई के लिए सारे प्रबंध किए जाएंगे। ITIs जो कि खास करके स्किल डेवलपमेंट में बहुत भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अल्पसंख्यक में खास करके ऐसे लोग बहुत हैं जिन लोगों की स्किल डेवलपमेंट बहुत कम है। तो उसमें हमने कुछ एरियाज शॉर्टलिस्ट करे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास इस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं और हम यहाँ ITI देखिए, ये बहुत एक अहम सवाल है। 2 तरीके की मेहनत होती है, एक दिमागी मेहनत और एक जिस्मानी मेहनत। बिल्कुल, अल्पसंख्यकों के हिस्से में जिस्मानी मेहनत आई है अनफॉर्चुनेटली। और जितने दस्तकारिता के काम है वो आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा करते हैं। चाहे जयपुर में नगीने साजी का काम हो, चाहे मकराना में पत्थर तराशी का काम हो, चाहे आपके पाली और बालोतरा और सांगानेर में रंगाई और छपाई का काम हो, तो ये सारे काम करते हैं। सरकार ने इसके लिए जयपुर में नायला में 100 बीघा ज़मीन विदाउट एनी कॉस्ट अलाट किए, वहाँ दस्तकार नगर बसाया जाएगा। और जो इसकी लेबर है, जो करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसमें दक्षता हासिल कर रखी है, उसमें चाहे वो ठठेरा है, चाहे छपाई करने वाला है, चाहे और दूसरे नगीने वाले हैं, चाहे लोहार हैं, चाहे मोची हैं, उन सब को उसमें बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पर NGO का भी सहारा ले रहे हैं और कोशिश की जा रही है उनको नीचे दुकान, फिर उनका पीछे शोरूम और ऊपर उनका रेजिडेंस, और बढ़िया अच्छी सुविधा हो, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी हो, गार्डन भी हो, मस्जिद भी हो, मतलब एक तरह से एक पूरा क्रिएटिव हैंडीक्राफ्ट विलेज हो एक जगह, और मार्केट भी अवेलेबल हो। सवाल ये होता है कि आज जो दस्तकार अपना माल उत्पादित कर लेता है या निर्मित कर लेता है, गलीचा गेहूं उनका है, लेकिन उसको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता या उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, तो उसको डिप्रेशन में चला जाता है। सरकार उसको मार्केट भी उपलब्ध कराने का काम कर रही है, इसलिए संबंध में बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। 100 बीघा ज़मीन एक बार लिए, फिर आगे इसको और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी जो है वो इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं, ये भी एक हिस्सा है माइनॉरिटी कमीशन की ड्यूटीज़ का। तो किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन होता है और जो आम बच्चा है वो उसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक, ये 3 तरीके की स्कॉलरशिप की तो व्यवस्था है। जो बच्चे फार्म भरते हैं, अभी तक ये होता था कि बजट के हिसाब से मान लो फार्म आए 4000, मैंने कल भरतपुर में मीटिंग ली तो उन्होंने कहा हमारे पास 9000 फार्म आए थे और 9000 में से हम उसमें से 4000 लोगों को दे पाए, तो 5000 लोग जो है उनमें हीन भावना आ जाती है।
हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बजट को बढ़ाया जाए, लैप्स नहीं हो जो तो नहीं हो, बजट बढ़ के जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उन सबको मिले ताकि अपलिफ्टमेंट हो पाए एजुकेशन के क्षेत्र में। और बालिकाओं के लिए और टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो ये कर दिया, कोई बच्चा मेडिकल में पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसका खर्चा नहीं उठाना चाहते, नहीं उठा सकते, कोई इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है तो सरकार उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, वो पढ़ ले और जब उसकी सर्विस लग जाए तब चुका दे, उसके फादर से ले भी नहीं रहे। तो मतलब इसमें भी आप लोग जो माइनॉरिटीज में भी जो थोड़ी सी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कन्याएं हैं, उन पे स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपका सवाल सही है कि बच्चा पढ़ता है तो अकेला अफराद पढ़ता है, और एक बच्ची पढ़ जाती है तो 2 खानदान पढ़ जाते हैं, वो अपने पियर और ससुराल में किसी को अनपढ़ नहीं रहने देती है। इसलिए हम बालिका शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। बालिका शिक्षा में प्रॉब्लम एक ये आती है कि उसका ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। 10वीं 11वीं के बाद जो है उसको उठा लेते हैं पढ़ाई से, शादी कर देते हैं, कहते हैं हमको इसकी नौकरी थोड़ी करानी है, कई के ससुराल वाले नहीं पढ़ने देते हैं, पर्दा प्रथा का भी सोशल फैक्टर्स हैं, कई सोशल फैक्टर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सब चीज़ को लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके और उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि बच्ची नौकरी के लिए नहीं, बच्ची पढ़ेगी तो उसको आपको ट्यूशन के लिए टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बच्चों को अपने आप पढ़ा पाएगी। जैसे एक और आपका कार्य में एक चीज़ आती है कि भी स्टडी, रिसर्च और एनालिसिस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का भी और साथ साथ में एजुकेशन का भी। तो इस वाले फैक्टर में आपके प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? आपको क्या लगता है कि सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो हमको लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब तक लोगों की जहनीत नहीं बदलेगी कि हम जब तक नहीं पढ़ा पाएंगे। आज BA और MA की कोई कीमत नहीं है। आज आप ताज्जुब करेंगे, मैं आपको हकीकत में बयान कर रहा हूँ कि मैं जब गोपालगढ़ के मृतक परिवारों के घर गया तो मैं दानियालपुर खेड़ा एक गांव है, वहाँ के एक ईसा की भी इसमें बेचारे की डेथ हुई। मैं गया, जाकर मैंने पूछा भाई बताइए क्या है, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि साहब नौकरी एक आदमी को लगेगी, इसकी औरत को लगाओगे तो अनपढ़ है, ऐसा करो आप इसके बच्चों को। तो हमने कहा भाई इसके बच्चों को लगा देंगे। मैंने सोचा इसके बच्चे पढ़े लिखे, क्या था इसके बच्चे पढ़े लिखे। मैंने कितने पढ़ेंगे, एक 3 पढ़ा हुआ, एक 4 पढ़ा हुआ। मैं दूसरे गांव में गया पिपरोली में, वहाँ के चंद्रखां का लड़का इकबाल भी इसमें हलाक हुआ है। मैं चंद्रखां से पूछा, कहने लगे साहब ये इसकी वाइफ जो है फरीदा, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, झाड़ू पोछा लगाएगी, चपरासी बनेगी। मेरा लड़का है दूसरा इकबाल से छोटा, ये BA पास है, आप इसकी सर्विस लगा दें। तो वो लड़की आ गई, आग कहने लगी क्यों, मेरा भाई हरियाणा में वो भी 14 पास है, जब उसको लगानी तो उसको ही लगा देना। ऐसे और गाँव में गए तो ये एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक जहनीत नहीं बदलेगी, तालीम की तरफ लोग रागिब नहीं होंगे, मैं नहीं समझता इस कौम का कुछ ज़्यादा हम भला कर पाएंगे। और ये जिम्मेदारी हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की है, जिन लोग जिम्मेदार हैं आगे बढ़ गए, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम अपने आप को कसूरवार मानते हैं कि हम जो है अभी तक जो काम हो जाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। जब आप ऑपोजिशन में थे तो आपने एक बार एक टिप्पणी करी थी कि जो फंड्स हैं वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि माइनॉरिटीज़ के तक जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। क्या अब आप सेटिस्फाइड हैं फंड्स यूटिलाइजेशन से? मैं अब भी उस टिप्पणी पर कायम हूँ और मैंने उस टिप्पणी करते हुए एक शेर सुनाया था, फिर से सुना दीजिए। शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल। सज का एक शायर ने कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, और मन जो पुराना पापी था बरसों में नमाजी हो न सका। हम कायदे कानून बनाते, बजट देते हैं, लेकिन अगर उसका एजुकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। हमारे राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं, यूपी पर्सन भी यही कह रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर के 50 पॉइंट प्रोग्राम का जिक्र किया, वो 50 पॉइंट प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उसकी अगर रेगुलर मीटिंग हो जाए और उस पर क्रियान्वित हो जाए, उसको अमली जामा पहना लिया जाए, तो मैं समझता हूँ समस्या हमारी आधी रह जाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि उसकी रेगुलर मीटिंग्स हो, उसकी मॉनिटरिंग करें, और मैं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा सारे जिलों में जाकर के। तो अब जितना टाइम है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें और कौम को कितना फायदा पहुंचा सकें, मैं समझता हूँ यही अहम जिम्मेदारी हमको दी है, उस जिम्मेदारी पे हम खरे उतर जाएं। काश। आपसे सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। देखते रहिए आमने सामने। आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ
भाई मान गए शर्मा जी। मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को। वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली। मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा। जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया। काम पूरा होने पर SMS आ गया। 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं कराएं। At Fiat, when we create things with passion, magic happens. This December, the magic gets even better. हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। ये है प्रेम कुमार जी का घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने से पहले पंखे, AC, लाइट्स सबका इस्तेमाल जमकर करते थे। बिजली की उन्हें चिंता नहीं थी क्योंकि वो बिजली चोरी करते थे। और अब ये है प्रेम कुमार जी का वो ही घर। बिजली विभाग की रेड पड़ने के बाद और तो और यहाँ उनसे कोई प्रेम से भी नहीं बोलता। ओफो, इस बिजली का कुछ करते क्यों नहीं? बात है पिक्चर पूरा ख्याल रखते हो। इन्हें दोनों टीके लगवा दिए हैं ना? हाँ, 2 बालकनी देना भाई साहब। हाँ, पहले साल 4 बार जाना, 4 बार 6 खतरनाक बीमारियों से अपने बच्चे को बचाने के लिए। पहले साल 4 बार टीकाकरण, शिशु का सुरक्षित जीवन। 4 बार टीके पहले साल, शिशु की यही है सुरक्षित देखभाल। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, रक्षा कार्ड और मुफ्त टीकों के लिए ANM या आंगनवाड़ी बहन जी से मिलें। अजू ये काहे कर रहे हो? अरे बाया, खबर खोद रहे छो। खबर खोद रहे छो? हाँ। तो पण कौन की? अरे कचरा की। कचरा की? हाँ। मतलब? अरे मतलब यो कि जो ये कचरो है, जी आया, फल सब्जी का छिलका और चाय की पत्ती और हाँ, ये गोबर ने गड्ढा में डालू ला। क्यों? इसलिए कि एक तो कूड़ा कचरा और गोबर को निपटाने जाओ लो और कचरा से हो वाली बीमारियों से बचाओ लो। अच्छा। और एक बात और, कचरा से आपने कंपोस्ट खाद मिलेली जिसे अपना खेत उपजाऊ हो जाओला। और एक बात बता भाया, जब ये गड्ढो भर जावे तब तो दूसरों खोद लियो। अरे वाह, हाँ। या तो वही बात हो गई कशी कि आम का आम और गुटलिया का दाम। हाँ। अरे तू गोले डाल दियो भाई। अजी कबर खोद बा की कचरा की। संपूर्ण स्वच्छता अभियान, हर गांव की मुस्कान। CCDU राज्य जल व स्वच्छता मिशन द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन माहिर आजाद। आजाद साहब, एक रिकमेंडेशन और भी है कि जब पुलिस रिक्रूटमेंट होता है तो स्पेशल कंसिडरेशन माइनॉरिटीज़ को दिया जाए, सभी को, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों, चाहे सिख हों। तो क्या इस पर अमल हो रहा है? देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये पहले भी ये रिपोर्ट आई थी और इसमें कहा गया था कि भाई जो परसेंटेज में, जितनी परसेंटेज में कास्ट और कम्युनिटी का रेशो है उस परसेंटेज में उनको हम भर्ती करें। और कुछ फोर्सेज ऐसी बनाई थी जो दंगा प्रभावित क्षेत्रों में काम करें, उसमें वही लोग जाएं ताकि ये शिकायत नहीं आवे कि साहब इसमें हिंदू थे, उन्होंने जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की, या इसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, उन्होंने हिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ चली थी। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि आज हम मान लो मेडिकल में रिजर्वेशन करते हैं कि 10% माइनॉरिटीज़ का रिजर्वेशन हो गया, 1000 डॉक्टरों की पोस्ट निकले और 100 डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं हो तो आप कैसे करेंगे? जब आप बता रहे हैं कि एजुकेशन लोअर लेवल पे इतनी कम है तो ऊपर की कब तक सोचें? पर नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मेवात क्षेत्र में मेयो कम्युनिटी के और दूसरे लोग आए। आपको लगता है इससे कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस थोड़ी सी सेंसिटिव होगी माइनॉरिटीज़ के लिए? नहीं, ये बात सही है कि जैसे मान लो कुछ भी है कि मेरा किसी के प्रति दुर्भावना भी है और उस कास्ट और कम्युनिटी का आदमी बैठा होता है तो मैं उस तरीके से जो है उसको जाहिर नहीं कर पाता हूँ, या मन में ही दबा लूँ। तो अगर
दोनों कम्युनिटी के लोग होंगे, उसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग भी होंगे, तो दूसरे जो उसके साथी हैं वो उन्हीं के ख्याल से सही थोड़ा सा इंसाफ तो कर पाएंगे। बिल्कुल। आपने रिजर्वेशन की बात उठाई थी, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूंगी। रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, इसका भी मुद्दा उठ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी कहा है कि ओबीसी में ही एक सब कोटा बना दिया जाए, मायावती जी भी कह रही हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है, सबसे पहले रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को कांग्रेस की आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया 4% पिछली गवर्नमेंट में। उसके खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उसको कैश कर दिया कि कास्ट कम्युनिटी के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। आंध्रा गवर्नमेंट उसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि नहीं, कास्ट कम्युनिटी के बेस पे भी अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब ने भी ऐलान किया है कि हम बहुत जल्दी पार्लियामेंट में एक बिल ला रहे हैं, उसमें हम माइनॉरिटीज कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने असेंबली में, जब मैं असेंबली मेंबर था तब भी, और एसके सिंह जी जो गवर्नर थे तब, आज के हेल्थ मिनिस्टर दुर्रू मियां साहब और हमारे उस वक्त के जो भी एमएलए थे, हमने गवर्नर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया था और असेंबली में भी हमने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहाँ ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, उसमें 81 बिरादरी आ रही है। उन 81 बिरादरियों में 42 बिरादरी मुस्लिम अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, और उनमें जो मेजर मुस्लिम कास्ट हैं, मेव हैं, सिंधी मुसलमान हैं, कायम खानी हैं, कुरैशी हैं, तेली हैं, मंसूरी हैं, लोहार हैं, छिपे हैं, रंगरेज हैं, मनियार हैं, सब हैं। 4 शेख सैयद मुगल पठान को छोड़कर सब उसमें आ रही हैं। हमने कहा उसका जितना परसेंटेज बनता हो आप उसका निकाल करके परसेंटेज, वो तो उसमें से कम उनको रिजर्वेशन दे दें। इसके लिए तो कोई आपसे विधेयक भी लाने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में, क्योंकि कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, उसी में से है। उसी में से ये तो आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन हबीबुल्ला जी ने, जो हमारे एनसीएम के चेयरपर्सन है, हबीबुल्ला जी ने कहा है कि जो मुस्लिम्स में बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी कुछ क्लासेस, जैसे आपने कहा, कुछ हैं जो पढ़ गए हैं, कुछ हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनकी अभी तक लिस्टिंग भी प्रॉपर नहीं है। देखिए, ये यहाँ पर ओबीसी कमीशन ने जब अपनी सिफारिश की थी, उसने उसमें 3 क्लास बता दी, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुत पिछड़ा वर्ग। वो क्लासिफिकेशन हुआ है। और बिहार में, केरल में, तमिलनाडु में, वहां पर उन्होंने इस तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में भी अदर बैकवर्ड जो है वो बना करके वहां उन्होंने ये रिजर्वेशन दे रखा है। और जगह दे रखा है तो यहाँ भी दिया जा सकता है। ये हमने उस वक्त भी मांग की थी। जामिया उर्दू बहुत सालों से उर्दू लैंग्वेज के ऊपर डिग्रीज दे रही है, लेकिन अभी एक चीज़ सामने आई है कि उसकी जो हाई स्कूल अदीब और माहिर अदीब जो इंटरमीडिएट की डिग्री है, वो राजस्थान बोर्ड उस चीज़ को डीरिकॉग्नाइज कर रही है। तो आप क्या कहते हैं, और ये बच्चों का नुकसान ना हो, हम क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इब्तदाई माने मिडिल, अदीब माने मैट्रिक, अदीब माहिर इंटर और अदीब कामिल बीए और मौलिम बीएड, ये डिग्रियां थी। और इसके आधार पर मैं नाम बता सकता हूँ, जिसने अदीब कामिल किया उसने एलएलबी कर ली, उसके आधार पर वो वकालत कर रहे हैं। इसके आधार पर लोगों ने नौकरी कर ली, 25-25 साल उनकी सर्विस हो गई। किसी गलतफहमी की वजह में से इस डिग्रियों पर रोक लगा दी। फिर वो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। गलतफहमी ये हो गई थी कि जामिया उर्दू अलीगढ़, सोचा ये यूपी अलीगढ़ से डिग्रियां ला रहे हैं, जबकि वो एक जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है या आपके ओपन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से वो एक एजुकेशन का केंद्र है और वो एग्ज़ाम लेता है, बाकायदा एग्ज़ाम होते हैं, इन्विजिलेटर आते हैं, फिर होते हैं। ये मांग की है और हमने उस वक्त भी पुरजोर मांग की थी, क्योंकि ये तो और अब फिर दोबारा से मांग करेंगे। सेफगार्ड ऑफ माइनॉरिटी माइनॉरिटीज है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। क्योंकि पहले तो उर्दू मीडियम के स्कूल हुआ करते थे, सारे सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाए जाते थे, तो वो जब आगे आता था तो उर्दू की डिग्री पढ़ता था। राजस्थान के मैं एक आरएस अफसर का नाम बताता हूँ, जो उदयपुर में सीओ लग रहे हैं जिला परिषद, उन्होंने भी इसी डिग्री के आधार पर आरएस का एग्जाम दिया। तो हम ये उम्मीद रखें कि बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। बूंदी के कोई आदमी कोर्ट में गया था, उसका डिसीजन भी शायद हाई कोर्ट ने दिया है जी, तो इनको वापस मान्यता दिलाने की कोशिश की जाएगी। आप अगले अपने 3 साल के टेन्योर में जो आपके पास 4 मुख्य अल्पसंख्यक की जो आपके पास कम्युनिटीज़ हैं, इनके लिए क्या सपना लेकर आए? देखिए, मेरा पहला सपना तो ये है कि एक मोटरसाइकिल है, उसमें 2 पहिए होते हैं, अगर एक में 5 पाउंड हवा है और एक में 30 पाउंड हवा है तो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। तो ये जो पिछड़े रह गए, ये माइनॉरिटीज़ के लोग भी मेन स्ट्रीम में जुड़े, इनमें असुरक्षा की भावना ख़त्म हो,
ये भी अपने आप को बराबर का नागरिक समझे। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने इनको जब बराबरी का अधिकार दे रखा है तो उसको अमली जाना पहनाया जाए। और बाकी जो इनकी ये एजुकेशन की और रोजगार की समस्या है, इस पर तो काम करेंगे। मेन चीज़ तो ये है कि आदमी चाहता है कि मैं इज्जत से रहूं और आज़ादी से रहूं। वो हम चाहेंगे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच की जो दूरी है वो पटे। ये भी अपने आप को बराबर का भारतीय और बराबर का शहरी और नागरिक समझे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए।